तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर चलेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सीबीएसई बोर्ड 12th क्लास. सो लेट अस सी वन बाय वन. ओके, उससे पहले कुछ बेसिक बातें हम लोग आज करेंगे जिसमें बच्चों को अक्सर क्या रहती है, कन्फ्यूज़न रहती है. ठीक, तो उन चीज़ों को लेकर हम चलते हैं आज. तो कुछ टॉपिक्स मैंने सिलेक्ट करे हैं जो इस बार आने की पूरी उम्मीद है, तो उनको आप देखते जाइए. ठीक है. पहली चीज़ कि सर अगर आपसे पूछें कि एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी के साथ जो ग्राफ है वो किस टाइप में आपका होगा, किस शेप में होगा. ठीक है. तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सएल इज नथिंग बट 2 पाई एफ एल, या फिर इसको कह सकते हैं हम ओमेगा एल. ठीक है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में ओमेगा एल, और वैसे अगर हम बोलें तो 2 पाई एफ एल. तो यहां पर आप देखो कि एक्सएल इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी. ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी. तो बेटा कैसा ग्राफ आएगा इसका ग्राफ आएगा आपका फ्रीक्वेंसी और एक्सएल के बीच एक लीनियर ग्राफ आएगा. कैसा ग्राफ आएगा बेटा? लीनियर ग्राफ आएगा. क्लियर एकदम. साथ ही साथ अगर हम बात करें कि सर एक्सी का ग्राफ कैसा होगा, फिर एक्सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी. अगर एक एक्सिस पे मैं एक्सी लेता हूं, एक्सी बोले तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस. बेटा क्या चीज है ये? कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ठीक. तो एक्सी वर्सेस एफ का ग्राफ अगर कोई पूछे तो बेटा ध्यान से देखो, एक्सी इज नथिंग बट 1/2 पाई एफ सी. 1/2 पाई एफ सी. ध्यान से देखो कि एक्सी और एफ में क्या रिलेशन है. तो सर एक्सी और एफ में इनवर्स रिलेशन है. ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एफ. तो बेटा इसका ग्राफ आएगा रेसिप्रोकल. इसका ग्राफ कैसा आएगा? रेसिप्रोकल ग्राफ आपके पास में आएगा. ठीक है एकदम. कोई डाउट इसमें नहीं है सर? अच्छा, 5 मार्क्स के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो आरएलसी सीरीज सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 5 मार्क्स लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए आरएलसी सर्किट. तो बेटा अगर हम रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर को सीरीज में रखते हैं और इसको हम किसी एसी सोर्स के अक्रॉस क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, है ना. ये ई आपका क्या है? ईएमएफ ई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी. ये आपका रेजिस्टर आर, ये इंडक्टर एल और ये कैपेसिटेंस है मान लीजिए सी. तो इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा एक्सएल और इसका होगा बेटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी. ठीक है. तो अगर हम अलग अलग कंपोनेंट्स को करके देखें अगर हम, तो इंडक्टर में अगर करंट को आप इधर रेफरेंस की तरफ मानते हो तो पोटेंशियल आपका वोल्टेज इन इंडक्टर आपका 90 डिग्री क्या रहेगा? लीड करता है. ठीक है, 90 डिग्री क्या करता है? लीड करता है. ठीक. अच्छा, और अगर हम बात करते हैं बेटा कैपेसिटर की, तो अगर इधर आप मानते हो करंट, तो आपका जो वोल्टेज है वीसी आपका लैग करता है करंट से. कितना? 90 डिग्री. ठीक है. ठीक, बहुत बढ़िया. तो अगर मैं इन दोनों को एक ही ग्राफ पे प्लॉट करना चाहूं तो बेटा देखो, इधर हम लेते हैं रेफरेंस वैल्यू करंट की. ठीक है. तो हमने कहा कि थोड़ी देर के लिए VL इज ग्रेटर देन VC. VL को हम क्या मानते हैं? ग्रेटर देन VC मानते हैं. तो VL आपका बेटा इधर है मान लो, और VC आपका क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में VC है. तो ये VL आपका हमने क्या बोला कि ग्रेटर देन VC है. तो बेटा VL माइनस VC कहीं ना कहीं ऊपर आपका आएगा. ये आएगा आपके पास में क्या? VL माइनस VC. ये आएगा आपके पास में VL माइनस VC. ठीक है, ये आपके पास में क्या आया? VL माइनस VC. अच्छा, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, सर करंट की डायरेक्शन में, इन द फेज ऑफ करंट, ये आपका VR. तो VL माइनस VC ये रहा और VR ये रहा. तो बेटा इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा है ना, V नेट, वो कितना होगा बेटा? वो आएगा आपके पास में अंडर द रूट VR² प्लस
VL माइनस VC होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो V नेट आपके पास में कितना आ गया बेटा, V नेट आपके पास में आ गया अंडर द रूट, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं मैं, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर। ये आपके पास में V नेट आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया आपके पास में, V नेट। अच्छा, V नेट को मैं लिख सकता हूं बेटा, V नेट को मैं लिख सकता हूं I इंटू जेड। जेड क्या है, अगर केवल रेजिस्टर होता तो हम लिखते I इंटू आर, टोटल वोल्टेज कितना लिखते हैं हम, I इंटू आर। अब क्योंकि R भी है, L भी है और C भी है, तो XL और XC की प्रेजेंस यहां पर आ गई है, तो हम टोटल बोलते हैं इंपीडेंस, उसको बोलते हैं इंपीडेंस, इंपीडेंस बोल दिया। अच्छा साहब, तो V इज इक्वल टू आ गया आपके पास में, V नेट इज इक्वल टू I इंटू जेड। बेटा कितना हो गया, I इंटू, इसको आप कितना लिखोगे, ऐसे देखो एक बार लिख लेता हूं मैं, VL माइनस VC था होल स्क्वायर और प्लस VR स्क्वायर था। तो मैं इस चीज को लिख सकता हूं बेटा कितना, VR को लिख सकता हूं मैं I स्क्वायर इंटू R स्क्वायर, ठीक है सर। इसको मैं लिख सकता हूं I इंटू XL, ठीक सर, माइनस इसको मैं लिख सकता हूं I इंटू XC होल स्क्वायर। बेटा क्या I स्क्वायर को मान आ सकता है यहां से, बिल्कुल ठीक है सर, और रूट से बाहर आपका I आ जाएगा। तो ये बचा आपके पास में R स्क्वायर ये वाला प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू I इंटू जेड। क्या हम I से I को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है सर। तो Z की वैल्यू आपके पास में बेटा आ गई R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। ये आपका है बेटा नेट इंपीडेंस फॉर द RLC सर्किट। RLC सर्किट के लिए नेट इंपीडेंस कितना हो गया, Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अच्छा, इसमें एक बात और पूछी जाती है बेटा, देखो ध्यान से, एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस, तो रेजोनेंस कब होगा, रेजोनेंस आपका होगा व्हेन, सब जानते हो आप अच्छी तरह से कि XL जब XC के बराबर हो जाएगा तो वो कंडीशन आपकी हो जाएगी रेजोनेंस कंडीशन। तो XL इज इक्वल टू XC जब होगा तो इस टाइम Z विल बी Z मिनिमम, Z क्या होगा आपके पास में, मिनिमम होगा, और वही कितना होगा, R के बराबर होगा, ठीक है। कितना होगा बेटा, R के बराबर होगा। अच्छा, अब बेटा XL बोलो क्या है सर, ओमेगा एल, ओमेगा एल मतलब 2 पाई FL इज इक्वल टू XC बोलो सर 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी मतलब 1 अपॉन 2 पाई FC, ठीक है। तो इसको हम इधर ले जाते हैं, तो F स्क्वायर आपके पास में आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर इंटू L और C, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी आपके पास में आ जाएगी सीधे सीधे 1 अपॉन 2 पाई अंडर द रूट LC। बेटा इसको बोलते हैं FR, दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इसको हम बोलेंगे। मतलब इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर आपका रेजोनेंस कंडीशन क्या होगी, अचीव होगी। क्लियर हुई ये बात, एकदम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी ये बात। अच्छा, इसमें ग्राफ और देखिए, करंट का कभी कभी ग्राफ पूछ लिया जाता है बेटा, करंट का ग्राफ आपसे पूछ लिया जाता है। तो देखो जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इज इक्वल्स टू FR यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो उस टाइम पर Z हो जाएगा मिनिमम, और जब Z मिनिमम होगा तो बेटा करंट क्या होगा, Z मिनिमम होने पर I होगा आपका मैक्सिमम, ठीक है ना। तो बेटा Z इज इक्वल टू मिनिमम पर यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर आपका जो करंट है वो मैक्सिमम होगा। तो करंट का जो ग्राफ आने वाला है कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। रेजोनेंट कंडीशन पर आपका करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर है एकदम बात, बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही होगी। और अगर मैं आपसे बोलूं कि सर 2 ग्राफ्स हैं, एक ग्राफ मेरे पास में इस तरह का है और एक ग्राफ थोड़ा सा फ्लैट है, तो इसमें R1 और R2 में आपको बताना है कि कौन सा ज्यादा बड़ी वैल्यू है, R1 और R2 में कौन सी ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू है। तो करंट मैक्सिमम कब होगा, जब R आपका कैसा हो, देखो V इज इक्वल टू क्या होगा, IR, वोल्टेज आपने फिक्स कर दिया तो I वो आपके पास में आएगा V अपॉन R। तो जितना रेजिस्टेंस की वैल्यू कम उतना करंट ज्यादा, तो R1 कम होगा और R2 ज्यादा होगा। यहां से आपसे ये क्वेश्चन भी MCQ टाइप में पूछ सकते हैं। अच्छा,
अब इसमें एक चीज़ और देखो, अच्छा ये हमने बता ही दिया कि एक्सेल और फ्रीक्वेंसी में लीनियर ग्राफ होगा और एक्सी और फ्रीक्वेंसी में बेटा कैसा ग्राफ होगा, रेसिप्रोकल ग्राफ होगा। ठीक है, ये आपका बहुत बढ़िया एक टॉपिक है जो लॉन्ग आंसर में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट बात देखते हैं एक, yes, derive an expression for the capacitance for the पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बेटा आपके पास में, तो पहले तो आप बहुत अच्छे से डायग्राम बना दोगे और बेसिकली जो प्लेट आपको दिख रही हैं ये आप कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये स्क्वायर प्लेट है जिसका एरिया ए है, ठीक है, जिसका एरिया क्या है, ए है, और सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स आपने बोला डी है सर। ठीक, सेपरेशन कितना है, डी। तो एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज आपने प्लेट को कर दिया तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितनी वैल्यू, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी डायरेक्शन में ही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना सर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका भी कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपके पास में E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहली बात तो ये, आपने क्या कैलकुलेट कर लेना है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये जानता हूं कि Q इज इक्वल टू आपके पास में बेटा CV है, मतलब जितना आप चार्ज बढ़ाओगे उतना वोल्टेज बढ़ेगा, जितना आप चार्ज इंक्रीज करोगे उतना ही वोल्टेज इंक्रीज होगा, या जितना वोल्टेज आप जनरेट करोगे उतना ही चार्ज आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, तो Q इज इक्वल टू, यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ, इक्वल टू लगाओ, है ना, बराबर का निशान लगाएंगे तो कांस्टेंट आपको डालना पड़ेगा, इसको बोलते हैं बेटा कैपेसिटेंस। ठीक है ना, कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। ठीक है ना, तो Q इज इक्वल टू आपके पास में क्या आया, CV। तो C को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो Q बाई V से मैं कैलकुलेट करूंगा, Q बाई V से कैलकुलेट कर लूंगा। अच्छा, क्या यहां पर बिटवीन दी प्लेट्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कांस्टेंट है, बिल्कुल ठीक है सर, कांस्टेंट फील्ड है। तो जब भी कांस्टेंट फील्ड होगा तो V इज इक्वल टू E इंटू डी लिख सकते हो, या V बाई डी इज इक्वल टू आप E लिख सकते हो। तो आपने अगर E को कैलकुलेट कर लिया है तो E आपने कैलकुलेट कर लिया बेटा कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है सर एकदम। तो आप वोल्टेज भी कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे, E इंटू डी से वोल्टेज कितना हो जाएगा आपके पास में बेटा, देयरफॉर वोल्टेज आपके पास में आ जाएगा E इंटू डी। E कितना है सर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ये आ गया डी। अच्छा, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब सिग्मा को आप रिप्लेस कर सकते हो चार्ज पर यूनिट एरिया से। सिग्मा को आप लिख सकते हो Q बाई ए, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। ऊपर क्या है बेटा D और नीचे क्या है एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू आपके पास में वोल्टेज की आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स आपने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अगर मैं Q अपॉन V कैलकुलेट कर लूं तो अल्टीमेटली मेरे को क्या कैलकुलेट होके मिलेगा, C। तो आपने वोल्टेज तो कैलकुलेट कर लिया, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया, तो Q अपॉन V कर दीजिए। आप क्या कर दीजिए बेटा, Q अपॉन V जैसे आप करोगे, मैं यहां कर देता हूं, तो Q अपॉन V आपको क्या मिलने वाला है, Q अपॉन V आपको मिलने वाला है कैपेसिटेंस। ठीक है, Q अपॉन V। तो Q अपॉन V कितना है बेटा, Q D बाई A एप्सिलॉन नॉट। ये आपको C मिल गया। देखो Q से आपका Q कैंसिल आउट हुआ, ये टर्म ऊपर चली जाएगी, तो C की वैल्यू आपके पास में आ गई A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ये बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ये सबसे आसान तरीका था कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
बेटा एक क्वेश्चन जहां तक मेरा अंदाजा है तो डायोड से फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग का कंसेप्ट आपसे पूछा जाएगा। ठीक, क्वेश्चन क्या बनेगा पहले समझिए जरा, कि आपको दिया जाएगा बेटा 10 वोल्ट इधर है, मान लीजिए ये आपके पास में कोई डायोड है, ये रेजिस्टर, ये पॉइंट आपका ए और ये पॉइंट बी, यहां पर 0 वोल्ट दिया। तो जरा ध्यान से देखो, यहां ये पी टर्मिनल है और ये एन है, ये पी है और ये एन है। तो पी साइड हायर वोल्टेज से कनेक्टेड है, तो मतलब ये आपका फॉरवर्ड बायस है, और फॉरवर्ड बायस में करंट को अलाउ करता है कौन? डायोड। लेकिन अगर मैं यहां पर -10 वोल्ट कर दूं, कितना कर दूं बेटा? -10 वोल्ट कर दूं, तो अभी ये किस फॉर्मेट में आ गया? ये आपका जो डायोड है रिवर्स बायस में आ गया, तो करंट फ्लो इसमें नहीं होगा, करंट फ्लो होगा इसमें कितना? 0। क्लियर? बहुत अच्छे से समझ में आया। तो जब भी रिवर्स बायस में आए तो करंट को फ्लो नहीं होने देगा, और जब भी फॉरवर्ड बायस में आएगा तो करंट फ्लो होगा। तो इस पे देखो क्वेश्चन कैसा बनेगा, मैं ये बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से देखो। ये 10 ओम का रेजिस्टर है मान लो, ये 20 ओम का रेजिस्टर है, ट्वेंटी वोल्ट सप्लाई, 10 ओम का ये रेजिस्टर, और आपसे बोलेंगे कि फाइंड द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, फाइंड द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। तो डायोड्स को देख करके घबराना नहीं है, डायोड्स को देख करके घबराना बिल्कुल भी नहीं है। क्या करना है, बल्कि यहां पर देखो करंट आपका ऐसे है, पॉजिटिव टर्मिनल यहां है, तो मतलब ये भी पॉजिटिव पोलैरिटी आई होगी यहां पर। ठीक है सर, तो पॉजिटिव पोलैरिटी अगर यहां पर है, और ये है बेटा एन साइड और ये है पी साइड, सिमिलरली ये है पी साइड और ये है आपका एन टर्मिनल। ठीक है, तो पी और ये किधर है? एन। तो एन टर्मिनल आपका जो है डायोड का, वो किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव से। तो मतलब ये वाला जो आपका डायोड है D2, ये है आपका रिवर्स बायस में, अभी हमने बात करी थी। और बेटा ये अगर पी साइड पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो बेटा ये है आपका फॉरवर्ड। इससे आसान तरीका नहीं है, पी को पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से, तो किसमें? फॉरवर्ड बायसिंग में। और फॉरवर्ड बायसिंग में करंट को अलाउ करता है, रिवर्स बायसिंग में करंट को अलाउ नहीं करता है। कौन? डायोड। तो मतलब जब यहां से करंट आपका फ्लो करेगा तो ये रिवर्स बायस में हो गया, तो करंट को फ्लो नहीं होने देगा, तो मींस ये वाली ब्रांच मेरे लिए बेकार हो गई। तो सर्किट बचा सिर्फ मेरे पास में ये इतना सा, ये 10 और ये आपकी कितनी? 20 वोल्ट की बेटा बैटरी, ये 10 ओम और ये भी कितना? 10 ओम का रेजिस्टर, और ये फॉरवर्ड बायस में आपका क्या आ गया? डायोड। और फॉरवर्ड बायस में आपका क्या करेगा? 0 रेजिस्टेंस ऑफर करता है, आइडियल डायोड है अगर। तो आइडियल डायोड की ही हम बात कर रहे हैं, तो आपको करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी कैलकुलेट करना है। तो बेटा कितना आ गया? 20 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस कितना है टोटल? 20। तो करंट आपके पास में आ गया बेटा 1 एम्पियर। करंट कितना आ गया? 1 एम्पियर का इसमें करंट आ गया। क्लियर एकदम? बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन, और मैं समझता हूं कि इस तरह का एक क्वेश्चन इस बार बोर्ड में आने वाला है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन इस बार बोर्ड में आएगा। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये सीबीएसई का सैंपल पेपर का क्वेश्चन है बेटा। ठीक, फाइंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच, हर एक ब्रांच से आपको करंट कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, ये इस तरह से आपको सर्किट गिवन है बेटा। इसका फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस गिवन है 25 ओम। किसका बेटा? डायोड का, हर एक डायोड का। ये है 75 ओम, सॉरी ये है 125 ओम। ये सीबीएसई का सैंपल पेपर का क्वेश्चन है बेटा। सेकंड, आपको डायोड दिया इस कंडीशन में, सेम वही 125 ओम का रेजिस्टर। तीसरा आपको दिया गया फिर से वंस अगेन सेम ब्रांच है 125 ओम, और यहां पर आपके पास में बेटा 5 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, और ये आएगा आपके पास में 25 ओम का एक रेजिस्टर, ये कनेक्ट हो गया यहां पर। तो आपको बताना है बेटा हर एक ब्रांच में कितना करंट फ्लो
करेगा। ये I1 मान लो यहां पर गया, I2 यहां पर और ये I3 यहां पर, और बैटरी से कितना निकला I0 करंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में डाउट्स में रहता होगा इस तरह का क्वेश्चन बच्चों के, तो मैंने कोशिश ये करी कि इस तरह का क्वेश्चन मैं आज सेलेक्ट करूं जो बच्चों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएं, सॉर्ट आउट हो जाएं। ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव पोलैरिटी है, तो मतलब यहां पर आपके पास में बेटा आएगी पॉजिटिव पोलैरिटी। तो अगर पॉजिटिव पोलैरिटी को P साइड से कनेक्ट करोगे तो फॉरवर्ड बायस, N साइड से कनेक्ट करोगे तो रिवर्स बायस। ये बिल्कुल आसान सा फंडा है, बिल्कुल आसान फंडा है। ठीक सर, तो ये आया आपके पास में फॉरवर्ड बायसिंग में, ये भी आ गया फॉरवर्ड बायसिंग में, लेकिन पॉजिटिव को N साइड से आपने कनेक्ट कर दिया तो ये आ गया आपके पास में बेटा रिवर्स बायसिंग में। ये किस में आ गया बेटा, रिवर्स बायसिंग में। बहुत अच्छे से क्लियर हुई ये बात। ठीक है सर, तो मींस आप आंख बंद करते ही I2 को बता सकते हो कितना बेटा, 0। कितना बता सकते हो, 0। अब सुनो, ये आपके पास में फॉरवर्ड बायसिंग में कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, 25 ओम। ये गिवन है, ये वैल्यू आपको क्या है बेटा, ये गिवन है। ठीक है, ये बात आपको गिवन है। अच्छा, तो 25 तो इसका रेजिस्टेंस हो गया और 125 ये रहा, तो ये ऊपर वाली ब्रांच को मैं रिप्लेस कर सकता हूं, डायोड को रिप्लेस कर सकता हूं किससे, 125 और प्लस ये 25, 150 ओम के एक रेजिस्टर से। क्या ये बात क्लियर हुई? यहां से आपने बता दिया I2 तो कितना बेटा, 0। अच्छा, इस वाली ब्रांच को तो हमने नेग्लेक्ट ही कर दिया, इसको भी रिप्लेस कर सकता हूं मैं किससे, सेम 25 ओम का रेजिस्टर और 125 का ये, तो 150 ओम का रेजिस्टर से मैं रिप्लेस कर सकता हूं इस वाली ब्रांच को भी, इसको भी। थर्ड जो ब्रांच, लास्ट ब्रांच बची मेरे पास में, वो बैटरी कनेक्टेड है यहां पर 5 वोल्ट की और साथ में 25 ओम का रेजिस्टर है। ठीक है सर, अब तो ये बिल्कुल सिंपल करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन बन गया, कोई डायोड वायोड इसमें नहीं रहा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। अभी देखो 150 कितना बेटा, दोनों पैरेलल में है, कितना आधा कर दो 75, तो इन दोनों को रिप्लेस करो और लगाओ कितने का बेटा, 75 का। ठीक, ये कितने का, 25 का। कितनी वोल्ट की बैटरी सर, 5 वोल्ट की बैटरी। ये इतना सा सिंपल सा सर्किट हो गया। इस पूरे सर्किट में नेट आर इक्विवेलेंट बोलो सर 100 ओम, वोल्टेज कितना 5 वोल्ट, वोल्टेज कितना 5 वोल्ट। तो करंट यहां से जो ड्रॉ होगा I0 वो आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, V इज इक्वल टू IR और करंट इज इक्वल टू V बाई R। R कितना है 100, तो बेटा I0 की वैल्यू आपके पास में आ गई 0.005। ठीक है ना, 1 2 कितना आएगा, सॉरी ये आपका 1-0 से पॉइंट यहां पर, दूसरी 0 से 0.05 आएगा, 0.05 एम्पियर I0। क्लियर एकदम, बहुत अच्छे से बात समझ में आई। तो यहां से जो करंट चला I0 वो कितना चला बेटा, 0.05 एम्पियर। तो यहां पर आधा आधा डिवाइड होगा क्योंकि सेम रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, तो यहां पर हो जाएगा 0.025 एम्पियर और यहां पर भी कितना 0.025 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो करेगा। बहुत अच्छे समझ में आया। अच्छा, कभी कभी आपको ये दिक्कत कभी ना कभी आती होगी कि करंट कैसे डिवाइड हो गया, तो उसके लिए मैं आपको 3 रूल्स बताऊंगा। ठीक है, 3 रूल्स बताऊंगा और वो हर जगह आपके फिट होंगे। ठीक, देखो जरा, ये क्लियर हो गया ना अच्छे से? ठीक है, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चों। चलिए ठीक, अच्छा एक बात और मैं बताऊंगा। देखो, अगर आपको रेजिस्टर के साथ, रेजिस्टर्स के साथ में मान लो कैपेसिटिव सर्किट मिल जाए इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से आपको कोई कैपेसिटिव सर्किट मिल जाए, तो इनफाइनाइट टाइम के बाद में स्टेडी स्टेट की अगर हम बात करें तो कैपेसिटर आपका फुली चार्ज हो जाएगा। तो कैपेसिटर जब फुली चार्ज हो जाएगा तो इट विल नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो इन दिस पर्टिकुलर ब्रांच। क्लियर एकदम? तो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर को आप रिप्लेस कर सकते हो बाय द ओपन सर्किट से, और इनिशियल स्टेट में इंडक्टर को आप रिप्लेस कर सकते हो शॉर्ट एक सेकेंड, स्टेडी स्टेट में तो ये हो गया स्टेडी स्टेट में, ठीक है। और t इज इक्वल टू 0 पर यानी कि इनिशियल स्टेट में कैपेसिटर को आप रिप्लेस कर सकते हो शॉर्ट सर्किट से। अब इसके ऑपोजिट इंडक्टर वर्क करता है इनिशियल स्टेट में, तो वो होगा कैसा बेटा,
ये हो जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट, है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम? कैपेसिटर की। इनिशियल स्टेट में क्या होगा? ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। इसके जस्ट रिवर्स काम करता है कौन? इंडक्टर। इंडक्टर क्या करेगा? इनिशियल यानी कि इनिशियल स्टेट बोले तो टाइम 0 पर तो ये बिहेव करेगा लाइक दी ओपन सर्किट, और स्टेडी स्टेट में आप इसको क्या कर दोगे? शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दोगे। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। अच्छा आ जाओ, अब मैं ये कह रहा था कि 3 चीजें बताऊंगा मैं। एक तो बेटा CDR, ठीक। दूसरा हम पढ़ेंगे क्या? VDR। ये दोनों किसके लिए बात कर रहे हैं हम? 4 रेजिस्टर सर्किट। किसके लिए बेटा? रेजिस्टर्स के लिए। 4 रेजिस्टर, ठीक है ना, 4 रेजिस्टर। तो देखो पहले वोल्टेज की बात करते हैं बेटा। मान लो ये रेजिस्टेंस है R1 और ये रेजिस्टर है बेटा आपके पास में क्या? R2। और इन दोनों रेजिस्टर्स को मैंने कनेक्ट कर दिया एक V वोल्ट की बैटरी सप्लाई से, ठीक है, V वोल्ट की बैटरी सप्लाई से। क्लियर एकदम? तो बेटा जब हम सीरीज में बात करें तो जितना करंट यहां पर फ्लो होगा, क्या उतना ही करंट यहां पर फ्लो होगा? सीरीज में करंट सेम होता है, ठीक है सर। लेकिन यहां का वोल्टेज अलग होगा और यहां का वोल्टेज अलग होगा। वो किस रेशियो में डिवाइड होगा वो मेरे को कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। वो किस रेशियो में डिवाइड होगा वो मेरे को कैलकुलेट करके बताना है। तो देखो बेटा V1 को आप डायरेक्टली कैलकुलेट करोगे यूजिंग दी वोल्टेज डिवीजन रूल, यानी कि VDR से। कैसे? अगर आपको V1 कैलकुलेट करना है बेटा, तो जिसके अक्रॉस आपको V1 कैलकुलेट करना है वही रजिस्टर डिवाइड बाई टोटल सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस R1 प्लस R2, ठीक है, R1 अपॉन R1 प्लस R2 टाइम्स ऑफ द टोटल बैटरी वोल्टेज। टोटल बैटरी वोल्टेज का कितने टाइम्स होगा? वही रजिस्टर अपॉन द टोटल सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस। इस तरह से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? V1। इन केस अगर R1 और R2 दोनों सेम है, R1 R2 कैसे हैं बेटा? सेम है, तो आधा पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा और आधा इसके अक्रॉस डिवाइड हो जाएगा। देख लो R और ये भी R और ये भी R, तो R अपॉन 2R बेटा कितना आ गया? V/2 हो गया, V/2 हो गया। क्लियर हुई बात एकदम? बहुत अच्छे समझ में आई होगी ये बात, ठीक है। और V2 अगर कैलकुलेट करना है बेटा आपको V2, तो किसके अक्रॉस निकालना है सर? R2 के अक्रॉस। तो R2 यानी कि वही रेजिस्टर अपॉन टोटल रेजिस्टेंसेस ऑफ द बैटरी वोल्टेज। क्लियर हुई बात? एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो 2 ओम का रेजिस्टर ये है और 4 ओम का रेजिस्टर ये है, ठीक है बेटा, और आपने 10 वोल्ट बैटरी सोर्स यहां पर कनेक्ट कर दिया। तो V1 बताओ और V2 बताओ। तो बेटा V1 कैलकुलेट करने के लिए देखो 1 सेकंड लगेगा। यही रेजिस्टेंस, ठीक है, यही रेजिस्टेंस, ठीक है, ये 12 वोल्ट की बैटरी ले लो, आसान रहेगा। तो यही रेजिस्टेंस अपॉन टोटल कितना हो जाएगा? 4 + 2 बेटा ये हो गया आपके पास में 6 ऑफ द टोटल बैटरी वोल्टेज कितना है सर? 12 है, ऑफ द 12। तो बेटा इसके अक्रॉस हो गया कितना? 6 × 2 = 12। 4 वोल्ट इसके अक्रॉस आएगा, और 4 वोल्ट इसके अक्रॉस आ गया तो बाकी रिमेनिंग किसके अक्रॉस आ गया? इसके अक्रॉस आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अक्रॉस आ जाएगा 8 वोल्ट। चाहो तो आप डायरेक्टली यहां से V2 को कैलकुलेट कर सकते हो। 4 अपॉन टोटल कितना? 6, और टोटल बैटरी वोल्टेज कितना सर? 12। तो 6 × 2 = 12, ये आ गया 4 × 2 = 8 वोल्ट। देखो यहां से भी 8 वोल्ट आ रहा है, यहां से भी आपका 8 वोल्ट ही आएगा। तो कैसा रहा ये VDR? समझ में आ गया सभी को? बहुत अच्छे से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर बराबर रेजिस्टेंसेस हैं तो आधा आधा वोल्टेज आप डिवाइड कर देना। अगर बराबर नहीं है रेजिस्टेंसेस तो जिसमें निकालना है वही रेजिस्टर अपॉन द टोटल रेजिस्टर टाइम्स ऑफ द टोटल बैटरी वोल्टेज। ठीक, क्लियर हुई बात एकदम? ठीक, अब चलो आगे। अब बात करते हैं बेटा CDR फॉर रेजिस्टर्स। किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम? रेजिस्टर के अंदर CDR मतलब करेंट डिवीजन रूल। करेंट डिवीजन रूल की अगर हम बात करें बेटा तो ये आपके पास में रेजिस्टर R1 और ये रेजिस्टर R1 और ये रेजिस्टर आपके पास में बेटा R2। ये ऐसे क्यों लिया? क्योंकि सर करंट तो हमेशा किस में डिवाइड होता है? पैरेलल में ही डिवाइड होता है। सीरीज में तो करंट सेम होगा और पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। ठीक है सर। तो इस बैटरी ने मान लिया I करंट सप्लाई किया,
तो आपने कहा सर I1 यहां पर डिवाइड हो गया और I2 यहां पर चला गया, ठीक है, कोई डाउट? तो I1 को आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। अब सुनो, एक लॉजिक सुनना है यहां पर, करंट ऑलवेज फॉलोज लो रेजिस्टेंस पाथ। कैसा पाथ फॉलो करता है? लो रेजिस्टेंस, मतलब जहां ज्यादा रेजिस्टर उसको दिखा तो वहां पर कम करंट जाएगा। क्लियर हुई बात? तो इसमें ऑपोजिट रेशियो में आपको लेना होगा। तो जैसे आपको I1 कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो I1 कैलकुलेट करना है तो पड़ोसी वाला रेजिस्टेंस लेंगे, दूसरा वाला, तो R2 अपॉन नीचे क्या बेटा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ टोटल इनकमिंग करंट का, ठीक है, इसमें उल्टा है थोड़ा सा। तो जैसे आपको I2 कैलकुलेट करना है तो बेटा I2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? I2 किस में है? R2 में, तो R2 नहीं लेना, क्या, दूसरा वाला, पड़ोसी वाला, तो पड़ोसी अपॉन टोटल रेजिस्टर टाइम्स टोटल इनकमिंग करंट का, ये आपका क्या आएगा? I2। बेटा अगर R1 और R2 की वैल्यू सेम है तो आधा करंट इसमें डिवाइड कर देना और आधा करंट इसमें डिवाइड कर देना। क्लियर हुई बात एकदम? यहां पे भी आप R और R रख दोगे तो I/2 और I/2 यहां पर आपको मिल जाएगा। क्लियर हुई बात एकदम? बहुत अच्छे से CDR VDR क्लियर हो गए होंगे मेरे हिसाब से। अच्छा, एक बेटा होता है QDR, ठीक है, QDR क्या है सुनना ध्यान से, चार्ज डिवीजन रूल। चार्ज डिवीजन रूल ये वहां पर काम आएगा जहां पर हम दो कंडक्टर्स को, जिसकी रेडियस R1 है और एक की रेडियस मान लो R2 है, ठीक, अगर दोनों आइडेंटिकल हैं और एक फुली चार्ज है Q चार्ज से और दूसरा अनचार्ज है, दोनों को टच कराएंगे अगर हम तो Q/2 इस पर आ जाएगा और Q/2 इस पर आ जाएगा। कब? जब दोनों की रेडियस सेम है। बात बराबर है एकदम। लेकिन अगर दोनों की रेडियस सेम नहीं है तो बेटा क्या होगा? इस पे हमने कहा इनिशियली Q1 चार्ज है और इस पर कितना चार्ज है बेटा? Q2। तो अगर दोनों आइडेंटिकल होते तो Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 एक पर रह जाता और Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 दूसरे पर चार्ज रह जाता। लेकिन क्योंकि R1 और R2 डिफरेंट रेडियाई हैं तो सुनो, जितना ज्यादा रेडियस उतना ज्यादा वॉल्यूम, उतना ज्यादा सरफेस एरिया, और जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा चार्ज एक्युमुलेट यहां पर हो जाएगा। तो चार्ज किस पर डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेडियस। क्लियर हुई बात? तो इस पर जो चार्ज जाएगा, कनेक्शन कर दिया आपने, कनेक्शन के बाद में इस पर चार्ज आ जाएगा, मान लीजिए Q1 डैश और इस पर आ जाएगा Q2 डैश। तो बेटा Q1 डैश आप डायरेक्टली निकाल सकते हो R1 अपॉन टोटल रेडियस R1 प्लस R2 टाइम्स ऑफ द टोटल इनिशियल चार्ज का, ठीक बात है एकदम। और Q2 डैश कितना होगा? इसकी रेडियस R2 अपॉन R1 प्लस R2 टाइम्स ऑफ द टोटल इनिशियल चार्ज Q1 प्लस Q2। इस तरह से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा? चार्ज का रेशियो, कितना चार्ज कौन से पर किस रेशियो में डिवाइड होगा। अगर R1 बराबर R2 है तो एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन आपको गिवन है बेटा, R1 और R2 का, उसमें 3 स्फीयर गिवन है आपको कि एक अनचार्ज है, Q से चार्ज किया, फिर तीसरे से टच करा दिया, ठीक है, तो उस पर आइडेंटिकल अगर हैं तो दोनों पर हाफ हाफ चार्ज क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर R1 और R2 बराबर हैं तो Q1 डैश कितना हो जाता बेटा? Q1 प्लस Q2 का आधा, और Q2 डैश भी कितना हो जाता? Q1 प्लस Q2 का हाफ, ठीक है एकदम। अब सुनो, VDR फॉर कैपेसिटर की बात करें तो बेटा इसका उल्टा, इसका जस्ट उल्टा, कैपेसिटर में उल्टा सिस्टम है, ठीक है ना। कैपेसिटर के केस में CDR और VDR बिल्कुल सेम ऐसे ही अप्लाई करने हैं जैसे हम करते हैं किसमें? रेजिस्टिव सर्किट्स में कर रहे हैं, लेकिन उल्टा करके बस। मतलब मैं बता देता हूं एक बार, जैसे ये V वोल्टेज है आपके पास में, तो यहां पर जो V1 होगा और V2 होगा वो कैसे आप कैलकुलेट करोगे? कैसे कैलकुलेट करोगे यहां पर? तो जस्ट उल्टा सिस्टम है। तो इसका है मान लीजिए C1 और इसका है C2। तो जैसे हम रेजिस्टेंसेस में करते हैं कि इसका रेजिस्टर अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, इसमें उल्टा होगा C2 अपॉन C1 प्लस C2 करके, है ना। उसका जस्ट रिवर्स सिस्टम है कैपेसिटर्स के केस में, ठीक है। तो ज़्यादातर हमें जो नीड पड़ती है
रेजिस्टिव सर्किट के लिए यही नीड होती है, इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं बहुत आराम से। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखो अब एक मेरे को कराना है आपको मिरर्स फॉर्मूला। ठीक है, मिरर्स फॉर्मूला। क्लियर? कोई सा भी एक मिरर ले लो आप और उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर दीजिए, मिरर फॉर्मूले को डिराइव कर दीजिए। चलो हम ले लेते हैं इसमें कॉनकेव मिरर ले लेते हैं, कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। ये लिया मैंने, ये कॉनकेव मिरर। क्या ये एक सर्किल का पार्ट होगा? यस सर, ये सर्किल का पार्ट होगा, और सर्किल का पार्ट है तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर भी होगा। हमने कहा ये सेंटर है। ठीक, यहां कहीं आपने क्या रख दिया बेटा, एक ऑब्जेक्ट रख दिया। मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया ओ, तो ऑब्जेक्ट से क्या होगा, रेज जाएंगी। ठीक है, रेज जाएंगी, और इसको हमने कहा इंसिडेंट रे। एक बात तुम्हें बताऊं कि सर्कल की अगर आप बात करो तो सेंटर से अगर आप टेंजेंट पर या रेडियस को ड्रॉ कर देते हो तो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, सब जानते हो बहुत अच्छी तरह से। ठीक है सर, तो ये हो गया आपके पास में नॉर्मल की अगर हम बात करें तो नॉर्मल आपका यही काम करता है, सेंटर से ज्वाइन करा दो तो वो क्या रहेगा, नॉर्मल रहता है। ठीक है, वो नॉर्मल हो गया। अच्छा, तो हमने कहा कि ये आपके इंसिडेंट रे है, सेंटर से अगर मैं इसको ज्वाइन कराऊं तो बेटा ये आपके पास में आ जाएगा क्या, नॉर्मल। तो जितने एंगल से ये इंसिडेंट रे आई उतने से ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या, थीटा। ठीक है, दूसरी रे आप ऐसे भेज लो, है ना, सेंटर से होती हुई, बिल्कुल एक्सिस से होती हुई, तो ये जिस डायरेक्शन में जाएगी वापस उसी एंगल से वापस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल के अलोंग आपने इंसिडेंट कराई है। ठीक है सर, तो जहां पर इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होके और दूसरी भी रिफ्लेक्ट होके मिलती हैं, वहां पर आपकी क्या फॉर्म हो जाती है, इमेज। वहां पर क्या होती है, फॉर्म, इमेज फॉर्म हो जाती है। ऑब्जेक्ट इस पोल से जितनी दूरी पर होता है वो उसको बोलते हैं बेटा यू। इमेज जहां पर बनती है उसको हम बोलते हैं, ये स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं, वी। और सेंटर से लेकर इस सर्कमफ्रेंस तक की जो दूरी है बेटा ये है आपके पास में आर। ये क्या है, आर, इसको आर बोल देते हैं ऐसे, यहां ये आर हो गया। ये तीन चीजें हो गई। एक इसमें साइन कन्वेंशन देखो बेटा, साइन कन्वेंशन जो होगा, साइन कन्वेंशन कि सारे जो डिस्टेंसेस हैं वो आप मेजर करोगे कहां से, पोल से। इंसिडेंट रे के अलोंग सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के ऑपोजिट अगर आप मेजर करते हो तो वो नेगेटिव आप कंसिडर करोगे। ये साइन कन्वेंशन होता है स्टैंडर्ड एकदम। तो बेटा देखो, इसमें एक एजम्पशन लो, मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये वाला एंगल आपके पास में आया एल्फा। ठीक, जो ऑब्जेक्ट से बना वो क्या, एल्फा। इमेज जो एंगल बना रही है इसको पॉइंट ए कह दो थोड़ी देर के लिए, तो ओ ए सी, सी ओ ए आपने बोल दिया अल्फा, इसको बोल दो आप थोड़ी देर के लिए बीटा, इमेज वाला। और ये जो आपका सेंटर से एंगल बन रहा है इसको कह दो थोड़ी देर के लिए क्या, गामा। ठीक है, अब एक बात देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला जो है एक्सटीरियर एंगल होता है तो ये ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। ठीक है ना, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ट्रायंगल नंबर 1 की, इसकी ओ ए सी की, ट्रायंगल ओ ए सी में बेटा। तो बताओ बेटा क्या कह सकते हैं हम, गामा इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल है बेटा, और इंटरनल ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं आपके पास में अल्फा प्लस थीटा। क्या मैं इसको पहले इक्वेशन मान सकता हूं? ठीक है सर। इसके बराबर वाला दूसरा ट्रायंगल देखो, ठीक है ना, इसमें आप क्या कह सकते हो कि बीटा जो है ये एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल है, तो किसके सम के बराबर है, गामा और थीटा के, गामा प्लस थीटा। दोनों को बेटा सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस माइनस माइनस, तो थीटा से आपका थीटा कैंसिल आउट हो गया,
तो यहां से आपको मिला इक्वेशन नंबर 1 और 2 से गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू, बेटा कितना मिला देखो, एल्फा माइनस गामा, एल्फा माइनस गामा। गामा को इधर ले आओ तो आपको मिलेगा बेटा, क्या मिलेगा आपको, देखो आपको मिल जाएगा 2 गामा, माइनस का है ना, इधर आएगा तो 2 गामा इज इक्वल टू एल्फा माइनस बीटा, उधर जाएगा तो प्लस बीटा, तो 2 गामा इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा हो गया। अब एक बात और, यहां पर जितने भी एंगल्स हैं ये बहुत स्मॉल इन साइज हैं, है ना, बहुत स्मॉल साइज का हमने ये मिरर लिया है और स्मॉल अपर्चर के आपके एंगल्स हैं। तो जब एंगल्स आर वेरी स्मॉल, व्हेन एंगल्स आर वेरी स्मॉल, एंगल कैसे हैं बेटा, बहुत ज्यादा स्मॉल हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, टेन थीटा भी थीटा के बराबर हम लिख सकते हैं, और कई बार साइन थीटा को हम टेन थीटा के बराबर भी लिखते हैं। ठीक, तो यहां पर देखो 2 इंटू गामा है और एंगल बहुत छोटा है, तो मैं लिख सकता हूं इसको टेन गामा, क्या लिख सकता हूं बेटा, टेन गामा इज इक्वल टू, इसको मैं कितना लिख सकता हूं, टेन अल्फा, प्लस इसको मैं लिख सकता हूं कितना बेटा, टेन बीटा, राइट। अब सुनना, यहां से देखो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो और मान लो ये पॉइंट P डैश है, और ये जो P से P डैश तक की जो डिस्टेंस है ये नेग्लेजिबल है, कैसी है बेटा, नेग्लेजिबल, तो इसको मान लो आप हाइट h, तो बेटा इस वाले बड़े ट्रायंगल में देखो गामा कहां बन रहा है, गामा ये रहा सर, इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, तो इस वाले ट्रायंगल की हम बात करते हैं इसकी, है ना, गामा ये रहा, तो 10 2 इंटू 10 गामा की वैल्यू बोलो बेटा, परपेंडिकुलर h अपॉन ये बेस कितना है, C से इस P डैश, बेसिकली पोल तक ही एज्यूम कर लो क्योंकि P से P डैश तक की नेग्लेजिबल डिस्टेंस है, तो क्या मैं P डैश तक की दूरी P तक मान सकता हूं, ठीक है सर, तो C से यहां तक की दूरी हमने कहा R, और R इंसिडेंट रे के पोल से आप मेजर करो, तो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट आपको चलना पड़ेगा, तो माइनस R, क्लियर हुई बात, बराबर। टेन अल्फा बोलो सर, टेन अल्फा देखो ए ये बन रहा अल्फा, तो इस वाले ट्रायंगल में बात करेंगे हम इसमें, ठीक है, तो इसमें ये परपेंडिकुलर अपॉन ये यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है बेटा, ऑब्जेक्ट तक की दूरी ये u है, लेकिन आप पोल से मेजर करोगे और इधर चलोगे, ऑब्जेक्ट तक चलोगे, तो IR की डायरेक्शन है ऐसे, तो इसके अपोजिट अगर आप आओगे तो माइनस कंसिडर करना होगा, साइन कन्वेंशन ये कहता है, बिल्कुल ठीक है सर। टेन बीटा बताओ, टेन बीटा इस वाले ट्रायंगल में आपको दिख रहा है, देखो तो परपेंडिकुलर h अपॉन ये क्या है बेटा, यहां पर बनी थी आपकी इमेज, तो पोल से इमेज तक की दूरी है v, स्टैंडर्ड नोटेशन, और पोल से I तक आप चलोगे ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे चलोगे, तो नेगेटिव ऑफ द v, क्लियर हुई बात एकदम, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी ये बात, मैं ये समझता हूं। तो सब में से आप h को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हो, तो 2 अपॉन r को आप लिख लो बेटा एक सेकंड के लिए कि 1 अपॉन, और सारे माइनस कॉमन लेके कट कर लो आप, ठीक है, तो 1 अपॉन r/2 लिख सकता हूं इसको मैं, भाई देखो ये जो 2 है इसको r के नीचे ले आओ, r/2, या 2 अपॉन r को आप लिख सकते हो 1 अपॉन r/2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v, और बेटा r/2 होता है कुछ भी नहीं, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी होती है, फोकल लेंथ आपके पास में होती है बेटा कितनी, r/2, तो 1 अपॉन r/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v आ गया, और इसको आप लिख दो कितना बेटा, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v, ये हो गया आपका पूरा डेरिवेशन, ये क्या हो गया आपके पास में बेटा, पूरा डेरिवेशन, ठीक है। इसको देख लो, बहुत आसान तरीके से मैंने कराया आप लोगों को, बुक्स में आप देखोगे तो काफ़ी थोड़ा इससे लेंदियर आपको डेरिवेशन मिलेगा, ठीक है, तो मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट इसमें यूज करते हुए करा दिया है डेरिवेशन, ठीक है। एक टॉपिक में कराऊंगा बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर में से एक आने की पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद मतलब आएगा, ठीक है, तो उसको भी कर लेते हैं। अच्छा बेटा देखो समझ के चलना इसको थोड़ा सा, देखो ये मैंने लिया बेटा ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी साइड है और इस सेकेंडरी साइड, इस साइड में बेटा मैंने एसी इनपुट सोर्स दिया, इनपुट कैसा दिया, एसी इनपुट सोर्स कैसा है बेटा, एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये प्राइमरी साइड, और ये आ गया आपके पास में सेकेंडरी साइड। सेकेंडरी साइड में मैंने एक
डायोड यहां पर लगा दिया D, ठीक, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में क्या लूंगा, आउटपुट लूंगा। यह है लोड रेजिस्टेंस, यानी कि आउटपुट, जिससे हम आउटपुट क्या लेंगे, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है। अब सुनो, हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं। ये तो हो गया इसका डायग्राम, हाफ वेव रेक्टिफायर। काम क्या है इसका, रेक्टिफाई करना, यानी कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, रेक्टिफायर का काम होता है। हाफ वेव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हाफ साइकिल को वेस्ट करता है, हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करता है। सुनो जरा ध्यान से। तो बेटा एसी की अगर मैं साइकिल की बात करूं तो एसी की साइकिल बेटा इस तरह से होगी, ठीक है। थोड़ा छोटा बना लेते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, ठीक, तो ये हो गया मेरे पास में बेटा इनपुट। अब ध्यान से देखो, जब एसी की पॉजिटिव साइकिल यहां पर जाएगी, ठीक, तो पॉजिटिव साइड की वजह से इंडक्शन होगा, जिससे कि पॉजिटिव पोलैरिटी यहां पर आई। तो ये जो आपका डायोड है बेटा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो आपको लिखना होगा कि ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड डी विल बी इन द फॉरवर्ड बायस एंड इट विल कंडक्ट द करंट। तो जैसा करंट ये हाफ साइकिल में आपको मिला, तो आउटपुट में भी आपको ऐसा ही करंट मिल जाएगा। क्लियर हुई बात एकदम या नहीं। अब आगे, जब नेगेटिव हाफ साइकिल यहां पर एंटर करेगी तो यहां पर आ जाएगी बेटा कैसी पोलैरिटी, नेगेटिव पोलैरिटी आ जाएगी, जिसकी वजह से डायोड, ध्यान से देखो, पी साइड एन साइड एन टाइप के पोटेंशियल से कनेक्टेड है, तो ये कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस में आ जाएगा। इसकी बायसिंग कैसी हो जाएगी, रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में कंडक्ट करेगा नहीं सर, ये करंट को कंडक्ट नहीं करेगा। इट मींस ये आपका क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा, है ना, सर्किट को ब्रेक कर देगा ये, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये आ गया जीरो। फिर से वही बात, पॉजिटिव साइकिल फिर से आई तो इसने कंडक्ट कर दिया करंट को, और नेगेटिव में कंडक्ट नहीं किया, तो ये जीरो। तो बेटा हमने देखा कि नेगेटिव साइकिल हमारे लिए वेस्ट हो गई, ये वाली नेगेटिव भी और ये वाली नेगेटिव भी वेस्ट हो गई। तो इसने हाफ वेव को रेक्टिफाई किया, इसलिए इसका नाम हुआ क्या, हाफ वेव रेक्टिफायर। कैसा नाम है इसका, हाफ वेव रेक्टिफायर। क्लियर है बात एकदम। इसकी एफिशिएंसी कई बार पूछ लेते हैं, कितनी होती है, 41 के अराउंड होती है इसकी, और उसकी कितनी होती है, 82 के आसपास होती है फुल वेव रेक्टिफायर की, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से देख लेना एक बार, ये इसका वेव डायग्राम हो गया, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं आगे। फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें बेटा, फुल वेव रेक्टिफायर, बेटा ये दो तरह से आप देखोगे इसको, एक तो ब्रिज रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टैप कंडीशन में रेक्टिफायर, ठीक है, इसको बोलते हैं FWR, ठीक। तो इसमें सब कुछ वही रहेगा, कंस्ट्रक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम वही कंस्ट्रक्शन। ये प्राइमरी साइड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, AC इनपुट सोर्स दिया आपने, यहां पर सेंटर टैप करते हैं बेटा, सेंटर टैपिंग करते हैं रजिस्टर की। एक डायोड इसमें D1 यूज करते हैं और एक डायोड दूसरा D2 यूज करते हैं, ठीक है, ये इस तरह से। इसमें करंट की डायरेक्शन को आपको नोट करना होगा, ठीक है ना, ये लोड रजिस्टर। तो बेटा जब आप इसमें इनपुट AC सोर्स अप्लाई करोगे, इनपुट AC सोर्स अप्लाई करोगे, तो सुनो, जब आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल ऊपर गई, ठीक, तो ये तो आ गया आपका बेटा फॉरवर्ड बायसिंग में, ठीक, ये किस में आ गया बेटा, फॉरवर्ड बायसिंग में, और इसके रेस्पेक्ट में ये नेगेटिव में है, तो ये आएगा आपका रिवर्स बायसिंग में। मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ऊपर वाला जो D1 है, D1 विल कंडक्ट, D1 क्या हो जाएगा बेटा, D1 ऑन हो जाएगा और D2 क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। तो करंट हमें कैसे मिलेगा, करंट मिलेगा बेटा इस डायरेक्शन में, R1 में जो करंट मिला वो इस डायरेक्शन में मिलेगा, RL में जो करंट मिला इस डायरेक्शन में। तो करंट तो आपको मिल गया, तो आपने बना दिया आउटपुट वेवफॉर्म को इस तरह से, ठीक है ना, ये हो गया आउटपुट, ठीक सर। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल यहां पर एंटर करेगी, नेगेटिव हाफ साइकिल एंटर करेगी, तो ये हो जाएगा बेटा रिवर्स बायस में। लेकिन इसके रेस्पेक्ट में पॉजिटिव हाफ साइकिल यहां पर है, तो ये हो जाएगा आपका किसमें बेटा, फॉरवर्ड बायसिंग में। ये किसमें हो जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाएगा। क्लियर एकदम, ये क्लियर हुई बात या नहीं। तो जब ये फॉरवर्ड बायसिंग में हो गया, तो इस बार D2 हो जाएगा आपका ऑन
और बेटा D1 हो जाएगा ऑफ। D1 क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। तो करंट कैसे मिलेगा सर? यहां से मिलेगा करंट, इस डायरेक्शन में। क्या करंट की डायरेक्शन जो पहले थी वही इस बार है? यस सर। तो करंट की जो डायरेक्शन AC में, देखो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है बेटा, ये बेसिकली डायरेक्शंस हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव और रिवर्स डायरेक्शन होती है नेगेटिव, ठीक है ना। ये बात बहुत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। लेकिन इसमें देखो, इसमें हुआ क्या है, यहां पर करंट की डायरेक्शन पहले ये थी, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट थी इस वाले रेजिस्टेंस में, तो आपने इसको क्या कर दिया इस तरह से। अब दूसरी बार जब नेगेटिव हाफ साइकिल आई तो डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या है बेटा? राइट टू लेफ्ट ही है। तो मतलब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे किस तरह से सर? ऐसे, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। तो क्या लोगे आप इसको? पॉजिटिव ही कंसिडर करोगे, क्योंकि अगर ये वाली डायरेक्शन आप पॉजिटिव ले रहे हो तो दूसरे साइड से भी आप देखोगे तो करंट की डायरेक्शन सेम है, तो पॉजिटिव। क्लियर? तो फिर से ये प्रोसेस आप देखोगे तो रिपीट होता चला जाएगा। इस बार D1 कंडक्ट करेगा, इस बार D2 कंडक्ट करेगा। यहां पर D1 ने और यहां पर D2 ने कंडक्ट किया, यहां पर D1 ने और यहां पर D2 ने। तो इस तरह से आपके सारी की सारी साइकिल्स रेक्टिफाई हो गई हैं। मतलब सारी की जो नेगेटिव थी वो सब खत्म होकर के क्या हो गई हैं? पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई हैं। तो ये आपका हो गया है फुल वेव रेक्टिफायर। ये क्या बन गया आपके पास में? वेव फॉर्म ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक, तो जो वेस्टेज हो रही थी हाफ साइकिल वो क्या हो गई? हमारे यूज में हो गई है। ठीक है। अच्छा, कई बार हम क्या करते हैं, ये D1 और ये D2 सब कुछ सेम है सर्किट, तो यहां पर हम क्या लगा देते हैं बेटा? ब्रिज रेक्टिफायर लगाते हैं इस तरह से, कि जब यहां से आपका पॉजिटिव साइकिल आएगी तो आपका जो करंट है वो कुछ ऐसे आएगा। यहां पर आपका रेजिस्टेंस होगा और ये डायोड, ठीक है, इस तरह से निकल जाएगा। ये ऐसे आया और ऐसे जाकर के ऐसे चला जाएगा। दूसरी बार में जब ये कंडक्ट करेगा तो आपका जो करंट है वो बेटा ऐसे निकलेगा, यहां से फिर से ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाकर के यहां से। ठीक है, तो ये हमारा कैसा है बेटा? ब्रिज रेक्टिफायर का सिस्टम है। ये ब्रिज रेक्टिफायर का सिस्टम ये है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ इतना सा ब्रिज का डिफरेंस था। क्लियर? बेटा एनर्जी बैंड डायग्राम देखो, एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, एनर्जी बैंड डायग्राम थोड़े से इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम्स, एनर्जी बैंड डायग्राम्स। 4 कंडक्टर्स, किसके लिए बेटा? कंडक्टर्स के लिए। आपको ड्रॉ करना होगा, शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन आएगा ये। तो बेटा वैलेंस बैंड आप ऐसे बनाओगे और वैलेंस बैंड के जस्ट ओवरलैप करते हुए, जस्ट ओवरलैप करते हुए आपको क्या बना देना है? कंडक्शन बैंड बना देना है। मतलब एनर्जी का जो गैप है नियरली इक्वल्स टू 0 है ना, नियरली इक्वल्स टू 0 है। किसके लिए? कंडक्टर्स के लिए। ठीक, अब बात करते हैं बेटा इंसुलेटर्स के लिए। इंसुलेटर्स के लिए अगर ये वैलेंसी बैंड है तो कंडक्शन बैंड काफी ज्यादा एनर्जी गैप के साथ में रहेगा। ये एनर्जी गैप काफी ज्यादा रहता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्शन बैंड में नहीं आ पाते हैं। ये एम्प्टी रहता है। कंडक्शन बैंड क्या होता है? एम्प्टी। बेटा किसके लिए? फॉर इंसुलेटर्स के लिए। इंसुलेटर्स के लिए, इंसुलेटर्स के लिए कैसा रहता है? एम्प्टी रहता है। तो इसलिए करंट इसमें कंडक्ट नहीं करता है। किसमें? लकड़ी में, वुड में, प्लास्टिक में, है ना, पॉलीथीन्स में क्या होता है? करंट कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि कंडक्शन बैंड क्या रहता है उनका? एम्प्टी। तो बेटा ये कितना रहता है? ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। ठीक है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। क्लियर एकदम बात? अच्छा, अब हम बात करेंगे फॉर सेमीकंडक्टर्स। फॉर सेमीकंडक्टर्स तो ना तो ओवरलैपिंग रहती, ना एनर्जी गैप इतना ज्यादा रहता, बल्कि क्या रहता है? ये वैलेंसी बैंड, वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड। तो बेटा इनमें एनर्जी गैप सेमीकंडक्टर्स के रेस्पेक्ट से कम रहता है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या यूं कहें नियरली इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास क्या रहता है? एनर्जी गैप इसमें रहता है। और रूम टेम्परेचर पर ये क्या कर देते हैं? करंट को कंडक्ट करा देता है। कौन? सेमीकंडक्टर। अच्छा,
नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। कौन? सेमीकंडक्टर। कैसे? कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है बेटा, तो आज मैंने कोशिश करी है बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स को लेने की, तो कल फिर से इसी तरह की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, न्यूमेरिकल्स का भी आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, कल को न्यूमेरिकल पोर्शन भी लूंगा मैं, और जो और इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे।